कारगिल विजय दिवस पाकिस्तान की गद्दारी और हमारी भारतीय सैनिकों के वीरता की दास्तां। अंतिम सांस तक लड़ते रहे हमारे वीर सपूत। मातृभूमि के शहीदों को शत शत नमन। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। ऐ भारत माँ, मुझे अपनी छाती से लगा लेना तू, मैं अपनी माँ की बाहों को तड़पता छोड़ आया हूँ। आज करगिल विजय दिवस पर हम अपने देश के वीर सैनिकों के शौर्य और बलिदान को याद करके सलाम कर रहे हैं। आज हमारे साथ में हैं ऐसे दो बहादुर सैनिक जिन्होंने कारगिल की ऐतिहासिक जंग में अपना शौर्य दिखाया। आज हमारे साथ हैं एक्स सर्विसमैन देवेंद्र कुमार शुक्ला जी, साथ ही एक्स सर्विसमैन दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। सबसे पहले जय हिंद सर आप दोनों को, और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ TNN न्यूज़ स्टूडियो में। थैंक यू जी। दिनेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि कारगिल का युद्ध एक ऐतिहासिक युद्ध था और देशवासियों ने ये टीवी चैनल पर देखा, पर आपने ये युद्ध में पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो इतना कठिन क्यों था ये युद्ध और क्या मंजर था उस वक्त? मंजर जब देखा गया कि पाकिस्तानियों ने हमारे 4 जो मेन एरियाज हैं कारगिल के, जिसमें मस्को वैली है, काक्सर, बटालिक एंड द्रास, इन सेक्टरों में जो पहाड़ियाँ थीं उन पर उन्होंने आकर के अतिक्रमण कर लिया था, कब्जा बना लिया था। और अब हम लोगों को उसे पुनः प्राप्त करना था, क्योंकि हमारे आन और बान के सवाल आ गया था। तो मंजर ये था कि ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति जो कि पूरी तरीके से मुस्तैद है, प्लान किया हुआ है, उसे पुनः प्राप्त करना बहुत कठिन चुनौती थी। उस दौरान हमने लोगों को ऐसे ऐसे स्थितियों में देखा है कि जिसको बयान करना आसान नहीं है। एक भौगोलिक परिस्थिति बहुत विपरीत, दूसरी हम जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते थे तो वो कैजुअलिटी ज़्यादा होती थी, क्योंकि उन लोगों की पूरी प्लानिंग इस स्तर की थी कि हम वहाँ डेरा जमा कर बैठेंगे और उसको पुनः हिंदुस्तान को वापस लेने नहीं देंगे। तो ये मंजर, चूँकि हमारे देश की सेना बहुत बहादुर है, असामान्य परिस्थिति में भी वो अपने आप को तैयार रखती है। और शुरुआती समय में हम लोगों को ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि प्रॉपर तरीके से राशन सप्लाई या अपनी दैनिक जीवन की जो अन्य चीज़ें हैं, अन्य वस्तुएं हैं, उनकी रसद, इन सब की कमी को देखते हुए मंजर बहुत ही भयावह, बहुत खतरनाक लेकिन चुनौतीपूर्ण था। जी सर, जब लड़ाई लगी तो आप कहाँ पोस्टेड थे? आप कौन सी रेजिमेंट में थे? आपको क्या टास्क दिया था? क्योंकि वो टास्क को पूरा करना इतना आसान नहीं था। जैसे कि आपने बताया कि वेदर कंडीशन, परिस्थिति बहुत विपरीत थी, अनघोषित युद्ध था, सैनिक हमारा तैयार नहीं था। तो आपको क्या टास्क दिया गया था? आप कौन से रेजिमेंट में थे? मैं लड़ाई के दौरान
मैं 1997 में, चूँकि मैं सेना में एक टेक्निकल डिवीज़न में था, मेरा मुख्य काम सेना में जो हथियार हैं उनकी रखरखाव, उनकी मरम्मत और उनका हमेशा वो युद्ध के लिए तैयार रहें, ये मेरा मुख्य जिम्मेदारी था। क्योंकि सैन्य जीवन में दो ही काम होता है, या तो युद्ध होता है या तो युद्ध की तैयारी होती है। तो मैं उस पीरियड में 1999 में लद्दाख स्काउट में पोस्टेड था, जो कि एक बहुत जांबाज बहादुर रेजिमेंट उस पीरियड में वो स्काउट हुआ करती थी, और उसका मुख्य काम लद्दाख सेक्टर में पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर उनकी रखवाली करना, देखभाल करना। जब युद्ध शुरू हुआ तो मुझे भी अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से टास्क मिला। क्योंकि वो प्लेन एरिया नहीं था, मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा चुनौती था कि मैं अलग अलग पोस्ट के ऊपर जा कर के कैसे हमारे जो जवान इस्तेमाल करते हैं वेपन्स, उनको प्रॉपर तरीके से उनका रिपेयरिंग करूं, उनकी सर्विसिलिटी मेंटेन रखूं। कुछ ऐसे वेपन आए थे जिसकी जानकारी हमारे जवानों को थी नहीं, उनकी ट्रेनिंग देना एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम था। मेरा कभी पोस्ट नंबर 5247, कभी 0500, कभी डाग हिल, चूँकि जो हमारी लद्दाख स्काउट थी वो मुख्य तौर पर बटाली सेक्टर में उसका डिप्लॉयमेंट था। उसकी जिम्मेदारी थी बटाली सेक्टर में कैसे जो हमारी भूमि है उसको वापस कैसे प्राप्त करें। एक बार ऐसा हुआ, एक डाग हिल पोस्ट है जहाँ पर पाकिस्तानी बहुत मुस्तैदी से बैठे हुए थे, उन्होंने वो अपना पूरा साजो सामान इकट्ठा किया हुआ था। उस पोस्ट के ऊपर कब्जा करना था, तो हमारे बहादुर जवानों ने पूरी प्लानिंग के साथ में, उसमें हमारे अधिकारी थे कैप्टन राजीव शर्मा, उनके नेतृत्व में जो टुकड़ियाँ बांटी गई थी, उन्होंने बड़े प्लांट तरीके से जाकर के डाक हिल पर कब्जा किया। बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। एक पोस्ट कब्जा होने के बाद में दूसरा पोस्ट की टास्क मिलता था कि ये इस पोस्ट को रिकवर करने के बाद में दूसरे पोस्ट की टास्क, अब उसकी पूर्ति के लिए तो मेरा मुख्य काम था एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट में, दूसरे से तीसरे में जाकर के, क्योंकि हमने कब्जा कर लिया और उसको डर होता है कि काउंटर अटैक पाकिस्तानी ना कर दें, तो इसके लिए उसकी देखभाल, उसकी निगरानी, वो भी एक चुनौतीपूर्ण काम था। लेकिन जो मेरा दायित्व था उस दायित्व को मैंने चुनौतीपूर्ण तरीके से उसका निर्वहन किया। और लड़ाई की, चूँकि लड़ाई केवल सैनिक से नहीं लड़ी जाती है, लड़ाई के लिए साजो सामान व्यवस्थित हो, साजो सामान की मरम्मत अच्छी हो, साजो सामान का रखरखाव अच्छा हो और उनकी क्वालिटी अच्छी हो। तो ये चीज़ मैंने उस पीरियड में, उस दौरान में चुनौती को स्वीकार करते हुए जो मेरे से उम्मीद थी वो मैंने किया। एक भारतीय सैनिक को हमारी भारतीय सेना इस तरीके से ट्रेन करती है कि वो हर परिस्थिति 24 घंटे वो हर किसी परिस्थिति के लिए तैयार रहता है। सर देवेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि एक सैनिक जब वो सेना में भर्ती होता है तो वो कभी ना कभी सोचता है कि मुझे मौका मिले जंग में मैं कभी अपना शौर्य दिखाऊं। हालांकि जंग कभी अच्छी नहीं होती है, दोनों पक्षों का बहुत बड़ा नुकसान होता है, हज़ारों सैनिक शहीद हो जाते हैं। पर करगिल के युद्ध में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। आपको कौन कौन सी ऐसी विशेष जिम्मेदारियां दी गई? आप कहाँ थे उस वक्त? हाँ, मैं एक विशेष परिस्थिति की बात करूँगा। उस समय मैं वहाँ पर पोस्टिंग नहीं था, मैं था गंगटोक के इलाके में, कलिम्पोंग इलाके में, और मैं आया था लीव, छुट्टी आया हुआ था। शाम को टेलीग्राम आ गया
कि और लीव कैंसिल, रिजॉइन इमीडिएट, आप पालम पहुंचिए, नई दिल्ली एयरपोर्ट। तो उसका मतलब है कि आपका सारा सामान जो है, कालिम्पोंग जो है 27 माउंटेन ड्यू है और 17 माउंटेन ड्यू है, वहाँ से कुछ स्पेशल लोग आ रहे हैं, आप वहाँ पहुँचिए, बाई एयर आपको श्रीनगर पहुँचना। तब तो मुझे सुबह निकल गया मैं दिल्ली। अब फौजी के लिए नहीं होता है, रिजर्वेशन है, देखना वो देखना, अपना सामान उठाया निकल गया, दिल्ली पहुँचे, दिल्ली श्रीनगर, वहाँ से हेलीकॉप्टर में बैठा करके। अब यहाँ का टेम्परेचर देखो, मई का टेम्परेचर क्या है, 35-40 डिग्री। और हमारी कमांड बनाई गई थी, कर्नल JB सिंह सरदार जी थे, मेजर PM खान और मेजर सिन्हा, और हम लोगों का एक ट्रुप बनाया गया था 235 आदमी का, जो ऑल इंडिया से बुलाया गया था, एक कंपनी बनाई गई थी। तो हम लोगों को वहाँ पर डिप्यूट किया गया उन कंपनियों को हेल्प करने के लिए जो वहाँ ऑलरेडी ऑपरेशन में है, ऑपरेशन शुरू हो चुका था। तो इन परिस्थितियों में वहाँ पहुँचा। अब इसके मैं पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड बताऊँगा कारगिल का आपको, कि सिचुएशन ये सिचुएशन पैदा कैसे हुई। कुछ सीक्रेट चीज़ें नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन ये एक इंटरनेशनल साजिश है। इसमें हम पाकिस्तान का नाम लें या किसी और कंट्री का नाम लें तो वो खिलौना है। इंटरनेशनल साजिश के तहत उस जो कारगिल टेरेन है, अगर वहाँ पर कोई देश कब्जा कर ले तो वो देखा जाए तो वो काफ़ी मजबूत रहता है। किसी दूसरे देश को वॉच करने के लिए वहाँ से हम चीन को वॉच कर सकते हैं, अफगानिस्तान को, रसिया को, इंडिया को, पाकिस्तान को, मतलब सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण एरिया वो है। और इवन तो ये पोजीशन क्या होता है कि जैसे साहब बता रहे थे, अभी आपको बता रहे थे त्रिपाठी साहब, कि 1998 सितंबर के बाद स्नोफॉल शुरू हो जाता है जी। अक्टूबर तक सारी पोस्टेज क्लोज हो जाती हैं, जो लेह और सियाचिन का रास्ता टोटली बंद हो जाता है। फिर नेक्स्ट ईयर अप्रैल में उसकी फिर रेकी की जाती है, उसके जो है सर्च किया जाता है, रोड ओपनिंग पार्टी जाती है। उसके बाद मई और जून में रोड ओपन होता है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ज़्यादा 5 महीने के लिए रोड ओपन होता है। उसमें ट्रुप्स को आना जाना, उसमें आपके जितने रसद है, राशन है, आपके जो है आर्म्स अम्युनिशन है, बाई एयर तो जाते हैं, उसी के अंदर उसी में मूव होता है। तो जो जोजिला एक दर्रा है जो कारगिल एरिया के अंदर ही आता है। तो 98, अब इन्होंने जो बताया कि शिमला एक्ट के जो एक भारत और पाकिस्तान के अंदर एक शिमला एक्ट जो समझौता हुआ, उस समझौते के हिसाब से ये था कि जो हमारी बॉर्डर एरिया है जो कि काफ़ी हाइटीट्यूड में है, जहाँ आपका ट्रुप्स -40, -30 में रहना बहुत ही मुश्किल है, सर्वाइव करना मुश्किल है, उसकी लाइफ जा सकती है। आदमी वार क्या ऐसे ही मर सकता है अगर वेदर कंडीशन ठीक नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं आया, चेस्ट पेन हो गया तो डेथ निश्चित है, हो सकता है आदमी का। ऐसी कंडीशन में दोनों देश के बीच में ये एग्रीमेंट था कि जब अक्टूबर महीना निकल जाएगा तो आप अपने ट्रुप्स को लेकर नीचे मैदानी एरिया में चले जाएंगे, वहाँ अपने ट्रुप्स को लेकर के श्रीनगर या लेह साइड में चले जाएंगे। अब इंडिया का हमेशा क्या है, ईमानदारी से काम करता है। वो हम लोग, हमारे ट्रुप्स तो नीचे आ गए, वो भी दिखावा किया, उन्होंने खाली किया, नीचे चले गए। तो वो उनका प्लानिंग थी कि जब ये मौसम ठीक होगा मई जून में, तो हम तो एक जगह बैठे हैं, वहीं से हम अटैक करेंगे, इनके ट्रुप्स को तो आने ही नहीं देंगे क्योंकि वो डाउन में है। उनके जो रोड है, उनका जो हमारा रोड जाता है वहाँ से जुजला, भुमरी, मीनामार, दराज से होते हुए जो बताते हैं ये काला सर NH1 वो बटालिक होते हुए लेह से फिर आगे बुध खुरबू, उस एरिया को पूरा हम काट देंगे जी। तो जो 1980 के पहले जो इंदिरा गांधी ने सियाचिन को अपना ट्रुप्स डाल करके ले लिया था, उसका हम बदला लेंगे। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ कि सिचुएशन चेंज हो गई। डिप्लोमेटिक जो सिचुएशन थी इंडिया की, उस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर यात्रा किया जी। लाहौर यात्रा किया था। और अब कोई ऐसा करेगा 99 कोई ऐसा करेगा मालूम नहीं था। तो जो विश्व की जो सिचुएशन थी वो भारत के साथ थी। और इंडियन आर्मी की सिचुएशन थी कि हमको लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने का मौका दिया जाए जी। इसमें हम इतना पॉजिटिव थी हमारी सेना का। हर आपने अभी बोला कि कैसा होता है, आपने जब वॉर किया, हर आदमी का ट्रेनिंग किया, हर आदमी का एक सपना होता वार में। वहां मैं आपको मैडम बताऊंगा, वहां हर व्यक्ति मैंने आंखों में देखा था, हर व्यक्ति के अंदर एक सपना था मैं शहीद हो जाऊंगा। ब्रिगेडियर तुली के अंडर में हमको ये दिया गया है कि 235 आदमी ट्रुप्स, आपको पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव
टेक्निकली इनको जी। सपोर्ट करना है। जी। जो हमारे रेजिमेंट वहाँ जैसे 3 राजपूत थी, 17 जाट थी, 18 ग्रेनेडियर्स थी, ये लोग जो वहाँ पर दुश्मन से जो लड़ रहे हैं उनको सपोर्ट करना। तो हमको ये एरिया दिया गया था घुमरी से लेकर दरात तक। जी। इस एरिया के अंदर सीधा बम्बार्ड होता था, हम मूव नहीं कर सकते थे दिन में। जी। तो सेना का एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है ड्राइवर को, और नाइट में बगैर लाइट जलाए हाई एल्टीट्यूड में, तो आप जानते हैं जी। गाड़ी को चलाया जा सकता है। मंजर तो बहुत भयानक था कि कोई टाइम नहीं थी, मतलब आपका कोई, आप सोचो मैं रेस्ट करूंगा, यहाँ तक सिचुएशन हुई है कि मैं अपने बताऊं कि 48 आवर्स हम लोगों को फूड नहीं मिला है, खाना नहीं मिला है, मिला ही नहीं, खा ही नहीं सकते जी। स्टार्टिंग सिचुएशन में। जो स्टार्टिंग सिचुएशन थी, खा नहीं सकते। और हमारे देश की सेना तभी सक्सेस हुई जब ऑल इंडिया से उन्होंने ऐसे लोगों को बुलाया कि जो उस एरिया को जानते थे। हम लोग काम क्या था कि जितने व्हीकल्स हैं, जितने टेलीकॉम इक्विपमेंट्स हैं, जितने मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, जितने जो है जो हमारे ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स हैं, कोई भी ऐसी हैं, उनको हमेशा तैयार रखना। कैजुअलिटीज होती थी। जी। एक ऐसा सिचुएशन आई, अब मंजर की बात कर रहा हूँ, एक ऐसा सिचुएशन आई, लाशें पड़ी हुई हैं, मैं आप बताऊंगा, लाशें पड़ी हुई हैं, कम से कम मैंने 48 लाशें देखा था, 48 लाशें पड़ी हुई हैं। हम लोग का आदेश हुआ कि यहाँ से मूव करना, एक जगह जो है लोग फंसे हुए हैं जी। अगर उनको नहीं निकाला गया तो मारे जाएंगे, मीनामार की तरफ जी। साफ मालूम है जी। अब जैसे हम 6 आदमी सेक्शन मूव करता है, दुश्मन का गोला गिरता है, जी। लेकिन वहां मेरा दिमाग काम करता है। वहां पर एक कैजुअलिटी समझते हैं आप, व्हीकल जी। खराब, जो गोलाबारी में खराब हो जी। चुकी वो पड़ी थी, मतलब सबको बोला सेकंड में नहीं, सब इस व्हीकल के पास में लेट जाओ। उधर से गोला आया, गोला उसके आगे गिरा, उसके स्प्लेंडर उठेंगे कम से कम आधे फीट, 1 फीट, 2 फीट ऊपर उठते हैं वो, तो आप वहां लेट जाएंगे। वहां हम लोग बचे, वहां हम लोग बचे, लेकिन वहां पर हमारे 7 लोग मारे गए जो मैदान में थे, जो मैदान में थे, मूव नहीं कर पाए, डिप्लॉय नहीं कर पाए, अपने आप को अल्टरनेटिव डिप्लॉय करना होता है, वो मारे गए। तो करगिल का युद्ध हुआ, उसकी परिस्थितियाँ एकदम विपरीत थी, अनघोषित युद्ध था, -डिग्री में टेम्परेचर था, 18,000 फीट की ऊंचाई थी। उस कंडीशन में आप करगिल का युद्ध में आपने अपना योगदान दिया, आपको हथियारों के रख रखाव का आपको जिम्मेदारी दी गई। कितना चुनौतीपूर्ण था उस कंडीशन में ये सब चीज़ें? मेरे लिए चुनौतीपूर्ण ये था कि अभी जैसे साहब ने बताया, वो जो टेरेन है वो पीस एरिया नहीं है। जी। मैं शाम को लिंक के साथ, लिंक का मतलब है कि वो पोस्ट के ऊपर जो लोग रह रहे हैं उनके पास में रसद, गोला बारूद, एम्यूनिशन और हथियार, साथ साथ में कुछ क्लोथिंग्स वगैरह, कोई बीमार है तो उनका मेडिसिन, ये सप्लाई लेकर के लिंक चलती है। जी। और उस लिंक के साथ में मुझे जाना पड़ता था, मैं उनके साथ ही जाता था। 12 घंटे की, कम से कम 10 घंटा, 12 घंटा, 8 घंटा हाइट और दूरी के हिसाब से समय लगता था। जी। जब मुझे मालूम चलता था कि फलाने पोस्ट के ऊपर फलानी जो वेपन है उसमें फलानी टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, चूँकि हम एक खुद को चलने लायक कोई साधन नहीं, पैदल जाना, पैदल आना, और वो रास्ता ऊबड़ खाबड़ पहाड़ से भरा, पत्थरों से बीच से होकर गुजरना, तो मैं जो इक्विपमेंट्स के कुछ पार्ट्स होते थे या उनको मरम्मत करने के लिए जो औजार होते थे वो सामने रख करके, पीठ पर रख करके लड़ाई में रिपेयरिंग करना, साथ साथ में खुद लड़ने लायक जो इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे गोला बारूद, हथियार, वो भी लेकर चलना पड़ता था। तो ये लेकर के जाना, सुबह पहुंच करके रिपेयर करना, फिर वहाँ से दूसरे पोस्ट पर आना बहुत चुनौती था। आने जाने में चूँकि वहाँ सेलिंग हमेशा होता रहता था, इधर से उस तरफ गोला जा रहा, उधर से इधर गोला आ रहा, आरटी का सेलिंग, मोटरा का सेलिंग, जो भी उस समय मिसाइल्स वगैरह अवेलेबल गोलाबारी में, उन गोलाबारियों के बीच में खुद को सामान्य तौर पर एक जगह से दूसरी जगह जा कर के अपने काम को सही रूप से करना, लेकिन जो कर्तव्य भावना थी वो हमारे ज़हन में भरा हुआ था। साथ में आपने भी बताया
पहला ऐसा वार था कारगिल जिसका लाइव टेलीकास्ट हुआ था। तो हमारे साथ पूरे देश के नागरिकों का, उनकी शुभकामनाएं थी, उनकी ताकत थी, जिसकी वजह से हम सब ने, जिन लोगों ने कारगिल वार में हिस्सा लिया था, उन सब ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया और नतीजा दुश्मन बुरी तरीके से परास्त हुआ, हमारी विजय श्री हुई, जैसा कि हमारा पूर्व काल का इतिहास है। दुश्मन ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो इतनी ऊंचाई पर बैठा है, उसके बावजूद भी वो इस तरीके से हार कर पीछे भाग जाएगा, कभी उसने सोचा तक नहीं था। भारतीय सेना के ऑपरेशन विजय के साथ में इंडियन एयरफोर्स ने भी कंधे से कंधा मिलाकर ऑपरेशन सफ़ेद सागर शुरू किया था और वो भी बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। उससे भी हमारे बहुत ही एडवांटेज मिला था हमारी भारतीय सेना को, इंडियन आर्मी को। आम जनता जो है वो वॉर सिर्फ खाली इतना ही जानती है वॉर के बारे में जितना वो फिल्मों में देखती है, पर एक्चुअल में वॉर सिचुएशन क्या होती है। हमारे ट्रुप्स का जैसे इन्फेंट्री है, आर्टिलरी है, हमारी सपोर्टिंग फोर्स है, ईएमई है, आर्मर्ड है, एयरफोर्स है, नेवी है, ये इनका कोऑर्डिनेशन काम करता है। उनके कमांडर की थिंकिंग क्या होती है, उनके अंदर का कोऑर्डिनेशन क्या है, वो टाइमली रिस्पॉन्स कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। विषम परिस्थितियों में वो 25,000 का 40,000 30,000 फीट पे अगर फाइटर का उड़ने का है कैपेसिटी, अगर 50,000 फीट तक ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते जी। जो आपने बोला फिल्म में दिख रहा है वो, लेकिन कहाँ लेके गए उस मिराज को, हेलीकॉप्टर को जी, कि जो उसकी ताकत थी उस ताकत से ज्यादा, मतलब 40-50% उस ताकत से ज्यादा कोई सोच नहीं सकता कि इतनी ऊंचाई पे उस हेलीकॉप्टर को या मिराज को कोई उड़ा सकता है कि दुश्मन की नजर में आए। तो जो कोऑर्डिनेशन, जज्बा और देशभक्ति और आप कैसे अपने ट्रुप्स को मतलब कमांड करते हैं, वो हो, डर न रहे आदमी के अंदर। कोई डर तो होता नहीं, मोस्ट ऑफ डर तो किसी के अंदर होता नहीं, अलग सिचुएशन होती। अगर ये सारी चीज़ें मिलती हैं, कंबाइन करती हैं, तो किसी भी जगह आप फतेह कर सकते हो। कोई ट्रुप्स बहुत बड़ा हो, वो 1,500 का आदमी हो, 1 लाख का आदमी हो, 1,000 आदमी उसको डिफीट कर सकते हैं। हमारी जब ट्रेनिंग होती है तो अपनी डेथ पे साइन करना होता है कि अगर आप ये करते हुए मर भी गए तो मंजूर है। अपना कुरान पे, बाइबल पे, गीता पे, जिसका जो धर्म है उस पर रख के कसम खाता आदमी, कसम खाता है, मौत पे साइन करता है। हाई एल्टीट्यूड पे चढ़ना, पहाड़ी पे चढ़ना कितना मुश्किल था। तो जो एयरफोर्स ने हमारा साथ दिया, एयरफोर्स ने जो काम किया और हमारी मिलिट्री ने, मतलब थल सेना का जो कोऑर्डिनेशन हुआ आपस में, उसके वजह से बहुत बेटर कोऑर्डिनेशन हुआ। दूसरा बोफोर्स रिजल्ट अच्छा आया, तो बोफोर्स की वजह से, तो जिसकी वजह से हमारी ये ईएमई को, हमारे 3ME सेंटर पे, सारी ईएमई स्कूल बड़ौदा को गोल्डन अवार्ड मिला। दीवार सिचुएशन को डिफाइन करना इतना आसान नहीं है। कदम कदम पर, पग पग पर, सेकंड सेकंड पर मौत लिखी होती है। और हम बड़ी खुशी खुशी से उस मौत के जो मंजर होता है उसमें से गुजरते हैं। विजय तब मिलती है, फतेह तब मिलती है, देश की रखवाली तब होती है। आप ऐसे जंग में शामिल थे जिसमें वापस लौट आए या नहीं आए उसका कोई भी भरोसा नहीं था, तो परिवार को लेकर क्या चल रहा था मन में? मेरे बड़े भाई की तरफ से एक मैसेज आया था कि आपको अपने फर्ज से पीछे नहीं हटना है। ऐसी बातें हमें प्रेरित करती हैं, अदम्य साहस पैदा करती हैं। हमारी श्रीमती जी को भी इसका एहसास था कि अगर हम गए हैं, वापस आएंगे या नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि आपने बताया पहले कि जैसे हमारा एक परिवार होता है, वो पूरा परिवार सैनिक और उनकी गतिविधियों से अवगत रहता है। उनको मालूम होता है कि इनकी जो विशेष जिम्मेदारियां हैं उसके निर्वहन के लिए इन्हें पीछे हटना नहीं है। तो घर का सपोर्ट होता है और परिवार, हर एक को होता परिवार चिंता, क्योंकि हम लोग सामाजिक आदमी हैं, परिवार चिंता होती है, लेकिन देश सबसे पहले।
सर, आप आज के नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो सेना में शामिल होना चाहते हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यदि आप सेना में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। सेना कोई वो कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं है। सेना कोई वो नहीं है कि आप नाइट जो है क्लब में जा रहे हो। सेना वो नहीं कहेगा आप पिकनिक मनाने जा रहे हो। सेना वो नहीं है कि जो आप फिल्मों में एडवेंचर देख रहे हो। जो चीजें आप देख रहे हो उसको आपको वहां जीना है, उसको आप प्ले करना है, रोल प्ले करना है। तो आपको हर देश के नागरिक को ये सोचना चाहिए, अगर मेरे अंदर जज्बा है तो मैं पहली प्रायोरिटी रखूं कि सेना में जाऊं। सेना नौकरी का माध्यम नहीं है। अगर आपके पास में संपूर्ण समर्पण, जज्बा, जोश, जुनून, विशेष परिस्थितियों से निपटने की क्षमता है, आप जरूर सेना में जाएं। आज आप दोनों बहादुर सैनिकों को देखकर आज का युवा आपसे ज़रूर प्रेरणा ले रहा होगा सर। जय हिंद सर। थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद मैडम। जी, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि युद्ध कभी अच्छा नहीं होता। दोनों पक्षों का भयंकर नुकसान होता है, हज़ारों सैनिक शहीद हो जाते हैं। एक सैनिक न जाति देखता है न धर्म देखता है, वो सिर्फ अपनी वर्दी देखता है और वर्दी को देखकर हंसते हंसते मातृभूमि की रक्षा के लिए और अपने साथी सैनिक की रक्षा के लिए शहीद हो जाता है। जो हंसते हंसते मातृभूमि पर अपना जान न्यौछावर करते हैं, ऐसे सैनिकों को हम भारतीय सैनिक कहते हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ भारत भूमि पर ही जन्म लेते हैं। इन भारतीय वीर सैनिकों और वीर नारियों को शत शत नमन।